अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरासिम्पेथोलेटिक ड्रग्स या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, या जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर सकती है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को 3 ग्रुप्स में मेनली डिवाइड किया गया है। एक है मस्करीनिक एजेंट्स, एक है गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स, और तीसरा जो है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स। आज जो हम फोकस करेंगे वो मस्करीनिक एजेंट्स पे फोकस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मस्करीनिक एजेंट्स में जो ड्रग्स आते हैं वो है एट्रोपिन, बेंस्ट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, पेसोटिरिडीन, डेरिफेनासिन, टोल्टिरिडोन, प्रोट्रोपियम, टाइट्रोपियम, और ऑक्सीब्यूटिनिन, सोलिपेनासिन, डेरिपेनासिन, ट्रांसपियम क्लोराइड और ट्राईहेक्सीपेनिडाइल। बहुत सारे ड्रग्स इसमें आते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आते हैं सबसे पहले एट्रोपिन की तरफ। एट्रोपिन मोस्टली एट्रोपा बेलाडोना में प्रेजेंट होता है। एंटीकोलिनर्जिक क्लास की एक प्रोटोटाइप ड्रग है, नॉन सेलेक्टिव है, मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, M1 M2 M3 सब पे एक्ट करता है, और ये टर्शियरी अमीन है जिसके सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों एक्शंस है। तो कुछ एक्शंस इसके डिस्कस करते हैं। एट्रोपिन के एक्शन हार्ट पे इसके क्या एक्शन है, तो SA और AV नोड पे जो M2 रिसेप्टर होते हैं उस पे जाके ये एक्ट कर देता है, और रिसेप्टर्स पे जाके ये जब एक्ट करता है तो ये एसिटाइलकोलिन के साथ रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए compete करता है। रिजल्टेंटली जब एट्रोपिन इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो एसिटाइलकोलिन इस पे एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एट्रोपिन ने ऑलरेडी ये ब्लॉक किया है, तो एसिटाइलकोलिन इस रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर सकेगा। और एट्रोपिन जो है इसको ब्लॉक करके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। जब एट्रोपिन इसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, एगोनिस्ट ट्रांसमीटर है, वो इस पर एक्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइन एजेंट जो कि सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में यूज़ होता है, जिसमें हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है, तो हम इसमें एट्रोपिन को दे सकते हैं, एज ए फर्स्ट लाइन एजेंट यूज़ भी हो सकता है। अब आते हैं आई स्पेस के क्या एक्शन है। तो इस आई पे जो इसका एक्शन है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसका 7 to 14 डेज है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो प्यूपल पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं। M3 रिसेप्टर पे जाके एक करके प्यूपल डायलेशन काज करता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि M3 रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को अगर एगोनिस्ट ड्रग उस पर एक्ट करे तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, लेकिन एट्रोपिन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट है। तो ये जब M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो इसको इनहिबिट करेगा, और जब इसको इनहिबिट करेगा तो प्यूपल डायलेशन काज होगी। दूसरी जो एक्शन है इसकी आई पे वो है सिलियरिस पे भी ये जाके एक्ट कर देता है, और सिलियरिस मसल्स जो हैं इधर ये ब्लू कलर में, इसकी ये रिलैक्सेशन काज कर देता है। सिलियरिस की जो रिलैक्सेशन है ये पार विजन में हेल्प करता है। इसके अलावा एट्रोपिन साइक्लोप्लीजिया काज कर देता है, जिसको हम कह सकें लॉस ऑफ एकमोडेशन, जिसकी वजह से हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर सकते। और तीसरी एक एक्शन जो इसकी है वो है ये इंट्राऑकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। तो जो ग्लाकोमा के पेशेंट है जिनके ऑलरेडी इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फर्दर इंक्रीज़ कर देता है, तो ये वहाँ बहुत क्लोज एंगल ग्लाकोमा में बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देती है। तो एट्रोपिन इज़ पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट, तो ये लेक्रिमल ग्लैंड्स पे जब एक्ट कर देता है तो सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आई ड्राइनेस काज हो सकती है। सेलेवरी ग्लैंड्स पे जाके जब ये एक्ट कर देता है तो सेलिब्रेशन डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो सकती है। एंटीस्पाज्मोडिक एक्टिविटी भी इस एट्रोपिन की प्रेजेंट है। एट्रोपिन GIT पे जाके M3 रिसेप्टर पे एक्ट कर देता है, और इसकी मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, तो इसकी मोटिलिटी डिक्रीज़ करके स्पाज्म में हेल्प कर सकता है। तो एट्रोपिन एज एंटीस्पाज्मोडिक भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये मशरूम पॉइजनिंग में यूज़ होता है, और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग की किसी भी एगोनिस्ट की अगर टॉक्सिसिटी हो तो एट्रोपिन एज एंटीडोट यूज़ होता है। मशरूम में ज़्यादातर
ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोलिनस्टेरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होती और सीधा जाके रिसेप्टर्स पे बार बार एक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पैरासिम्पथेटिक टॉक्सिसिटी काज हो सकती है। तो इसी टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए या इसी मशरूम पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए एट्रोपिन एज एंटीडोट यूज़ होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्कोपोलामीन, तो स्कोपोलामीन को हम आयोसिन भी कह सकते हैं। ये सीधा जाके मेडुला पे जाके एमिटिक सेंटर पे एक्ट कर देता है और उधर जाके मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। नतीजतन ये मोशन सिकनेस में हेल्पफुल है और पोस्ट ऑपरेटिव नाज़िया वोमिटिंग में भी ये हेल्पफुल है। इसकी CNS साइड इफ़ेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं। स्कोपोलामीन जो है ये टॉपिकल पेजेस में अवेलेबल है, जिसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तकरीबन 3 दिन है। 3 दिनों तक ये काम कर सकते हैं। ट्रोपिकामाइड पर आते हैं। ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट जो है, ट्रोपिकामाइड की एक्शन क्विक एंड ब्रीफ है। ये मेरियासिस प्रोड्यूस कर सकती है और साइक्लोप्लीजिया यानी इनएबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जबकि साइक्लोपेंटोलेट की एक्शन जो है ये पोटेंट और रैपिड है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसके 24 आवर्स है, जबकि ये साइक्लोप्लीजिया में प्रिपेयर होती है बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जबकि दोनों ड्रग्स के जो है इसको एट्रोपिन पर प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि एट्रोपिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा लंबा है। अब आते हैं एप्रोट्रोपियम और डाइट्रोपियम की तरफ। तो ये वो दोनों क्वाटरनरी डेरिवेटिव्स ऑफ एट्रोपिन, दोनों एट्रोपिन के क्वाटरनरी डेरिवेटिव्स हैं। ये ब्रोंकाई पे जाके M3 रिसेप्टर पे एक्ट कर देता है, ब्रोंको डायलेशन काज कर सकता है। तो ये ब्रोंकोस्पाज्म में यूजफुल हो सकती है। तो ये ब्रोंकाई पे जाके ब्रोंको डायलेशन काज कर देता है और ब्रोंकोस्पाज्म में इसका यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये म्यूकस सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। एप्राट्रोपियम और डाइट्रोपियम दोनों को इनहेलेशन के थ्रू डिलीवर किया जाता है। अब आते हैं बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सिपेनिडाइल की तरफ। तो दोनों को एज एन एड पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के दरमियान इम्बैलेंस हो जाता है। डोपामीन की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि एसिटाइलकोलिन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। तो बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सिपेनिडाइल इस लेवल को रिस्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इस लेवल को रिस्टोर करने के लिए एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के दरमियान जो इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए और पार्किंसन के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए दोनों ड्रग यूज़ होते हैं। अब आते हैं लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जो कि सोलिफिनासिन, डेरिफिनासिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, फॉस्फेट क्लोराइड, फेसोटिरोडोन। तो ये सारे ड्रग्स यूरिनरी ब्लैडर पे जो M3 रिसेप्टर होते हैं उस पर जाके एक्ट कर देते हैं और उसकी रिलैक्सेशन काज कर देते हैं। तो ये ओवर रिएक्टिव ब्लैडर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये ड्रग्स। M3 रिसेप्टर को इनहिबिट करके इसके जो 2 मेन एक्शन आते हैं, एक ये कि ये ब्लैडर कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है और दूसरा ये ब्लैडर कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये दोनों कंडीशंस और रिएक्टिव ब्लैडर में बहुत हेल्पफुल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मस्करीनिक एगोनिस्ट। अब आते हैं इसको समराइज़ करते देते थोड़ा। तो एट्रोपिन की जो एक्शन है GI स्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, मशरूम पॉइजनिंग में यूज़ होता है। स्कोपोलामीन मोशन सिकनेस, एप्राट्रोपियम, ट्राइट्रोपियम, ब्रोंकोस्पाज्म, ट्रोपिकम क्लोराइड, ट्रोपिकमाइड और साइक्लोपेंटोलेट, मेरियासिस और साइक्लोप्लीजिया, जबकि बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सिपेनिडाइल एज एडजंक्ट्स इन पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होते हैं। अब मस्करीनिक एंटागोनिस्ट के जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या है? ये तो हमें पता है कि वो रिएक्टिव ब्लैडर में हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर हम M3 रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं और कंट्रैक्टिलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है तो ये यूरिनरी रिटेंशन काज कर सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। दूसरा जो है मेड्रियासिस काज कर सकता है, जो कि प्यूपल डायलेशन जिसको हम कह सकते हैं। तीसरा ब्लड विजन काज कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन काज कर सकता है। इसके अलावा ड्राई माउथ, टेकिकार्डिया और कन्फ्यूजन भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हैं। सो दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। यू आर माई बीकन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स।